वेलकम बैक। आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि क्या इसकी हिस्ट्री थी कॉटेज इंडस्ट्रीज की। तो 1870 में भाई ये स्टार्ट हुई कॉटेज इंडस्ट्रीज। और उसके बाद 1920 तक ये सिस्टम चलता रहा। और अब जो है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज with the rise in the hand decorating of items and seeing highly operational activities were started in cottage industries। यानी कि उसके बाद जो है वो इसमें 1920 के बाद तेजी से इजाफा हुआ। ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस होती हैं। यानी कि बाकायदा इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी नहीं होती। एसएमईज के भी बाद इनका नंबर आता है। अब देखें डिफरेंस बिटवीन कॉटेज एंड एसएमईज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एसएमईज। इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड hand by hired labor, usually ranging from 5 to 50 employees। अब ये जो एसएमईज होती हैं इसमें लेबर हायर की हुई होती है। ठीक है। ऑपरेशंस लेबर कर रही होती है, सारे सब कुछ लेबर के कंट्रोल में होता है। 5 से 50 तक एम्प्लॉयज होते हैं। On the other hand, cottage industries are regarded as those organizations in which members of family is involved in the part-time occupation। अब देखें इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लोगों ने बताई है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो पार्ट टाइम जो है ना वो आपका क्या है, ऑक्यूपेशन है। ऐसा काम जो आपका पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन है, जो जिसको आपने पार्ट टाइम के तौर पे जो है ना वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, काम आप कर रहे हैं। जैसे आप कोई चीज बना रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और पेंट करके आप जो है ना उसको आगे सेल कर रहे हैं। या फिर जो है ना वो आप खताती कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और वो आप जो है ना वो सेल कर रहे हैं। या आप ज्वेलरी बना रहे हैं, या आप कोई कालीन वगैरह बनाने की जैसे सनतें होती हैं, ये भी घर में की जाती हैं। तो ये चीजें आप बना रहे हैं और फिर बना के आप सेल कर रहे हैं, तो दिस अ पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस, ज्यादातर ये देहातों में होती हैं। वेयर एज स्मॉल स्केल सेक्टर्स आर लोकेटेड इन अर्बन। जबकि जो एसएमईज होती हैं वो शहरों में होते हैं। ये शहरी आबादी में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एंड सेमी अर्बन डेवलपमेंट्स, और जो सेमी अर्बन डेवलपमेंट यानी कि जो शहरों और देहातों के बीच में जो इलाके हैं जो बेहतर हैं, देहातों से बेहतरी की तरफ हैं, तो वहां पर ये होती हैं। अनदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज दैट कॉटेज इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड टू मीट द लोकल रिक्वायरमेंट्स। कॉटेज इंडस्ट्री का जो मकसद होता है वो मकामी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजफुल फॉर डेवलपिंग मटीरियल so that they can contribute to large scale production। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनका मकसद क्या होता है कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करें, सपोर्ट दें, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो क्या कर लें भाई, वो रॉ मटेरियल के थ्रू अपनी प्रोडक्शन को जो है ना वो कंटिन्यू रखें। आर देयर कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान? In Pakistan, there were more than 3.3 million small and medium scale industrialists or cottage industry workers। अब देखें बताया हुआ है कि 3.3 मिलियन स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री सनतकार हैं जो कॉटेज और एसएमईज को मिला के बता रहे हैं कि 3.3 मिलियन है। They further employ about 78% of non-agriculture labor force। कहीं पर 80% है, ज्यादातर 80% है नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। एंड मेक्स 25% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, और 25% जो है ना वो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। टॉकिंग अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, it is recorded to be more than 30% as indicated by the news।
30% तक कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कहाँ पर? जीडीपी में, यानी नेशनल इनकम में 30% तक कंट्रीब्यूशन है। The government of Pakistan also launched the Digital Pakistan initiative that ensures digital system implementation. This is how information asymmetry will be eliminated, and it can produce creative avenues for SMEs to reap the benefits. अब ये जो डिजिटल पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था, इसका मकसद क्या है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होना चाहिए कि जिसकी मदद से जो एसएमईज हैं उनको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाए, इक्वल इंफॉर्मेशन हो, हर जगह इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो वो बराबर हो, ताकि जो एसएमईज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट्स हासिल हो सकें। ठीक है, अब ये बेनिफिट्स कैसे हैं? मॉडर्न नेटवर्किंग में, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो होने चाहिए। इनहेंस्ड प्रोसेस की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। एक्सेस टू टूल्स, टॉप नॉच टेक्निक्स। What can you gain from cottage industries? There are several gains from cottage industries in Pakistan. Small-scale industries are labor-intensive. They manufacture multiple goods with small machines and laser employees. Initiatives have helped the nation in developing themselves along with the growth of employment ratio. अब ये कहते हैं कि जो स्मॉल स्केल जो एसएमईज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, लेबर काम कर रही होती है, मुख्तलिफ तरह की वो चीज़ें बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इनिशिएटिव हैव हेल्प द नेशन इन डेवलपिंग themselves along with the growth of employment ratio. They have their carpenters, coppers, craftsmen, cotton weavers, porters, etc. Some of the essential types of cottage industries. अब ये कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में ही बताया हुआ है कि भाई ग्रोथ के साथ साथ उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अब हायर करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि भाई कॉटेज इंडस्ट्रीज से हमें टेक्सटाइल में, एम्ब्रॉयडरी में, ज्वेलरी में, केरामिक्स में, कटलरी में, वुड वर्क में, स्पोर्ट्स में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ये तमाम जो है ना वो क्या है कि आपकी लिस्ट है, ये इन सेक्टर्स में आपको प्रोडक्ट्स जो है वो मिल रही हैं कॉटेज इंडस्ट्री की मदद से। पाकिस्तान की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनकी मदद से स्पोर्ट्स में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में, ज्वेलरी में, वुड वर्क में आपको चीज़ें मिल रही हैं। वी हैव एडवांस इंडस्ट्रियल प्लॉट अपॉर्चुनिटीज इन पटेल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। ये जो पटेल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, हियर यू कैन फाइंड 240 स्क्वायर यार्ड्स and 320 square yards industrial plots where you can set up your industry. अब इसमें बताया हुआ है एक जनरल कि भाई यहाँ पर प्लॉट्स हैं और सब कुछ है और आप बाय कर सकते हैं ये सब कुछ। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी सिनेरियो ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, हर्डल्स इन स्मॉल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। अब हर्डल्स क्या क्या हैं, रुकावटें क्या क्या हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए? स्मॉल स्केल में हमने जैसे देखा फाइनेंसिंग सबसे बड़ा मसला है, पैसे उनके पास नहीं है, कैपिटल नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। एज अ बिजनेस ओनर देयर आर कांस्टेंट हर्डल्स यू विल फेस अलोंग विद योर कंपेटिटर्स डेली। सम ऑफ द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूड यू विल हैव नो एक्सेस टू स्टार्टअप कैपिटल। कैपिटल की बात आ गई कि कैपिटल या फाइनेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, if you take loans in such situations, your small business will be piled with debts. स्टार्टिंग में ही अगर लोन ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, डेट के जो है ना वो आपके ऊपर अंबार हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट का भी मसला हो जाएगा। दैट विल रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ऑब्वियसली जो स्ट्रेस और प्रेशर की सूरत में फिर आ जाएगा। ठीक है, यू विल हैव टू कीप अप विद द डिमांड। सोशल मीडिया हैज अ वाइरल पावर टू मेक न्यू बिजनेसेस। डिमांड के मुताबिक हमें जो है वो उसमें काम करना चाहिए। रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन एसएमईज।
अब ये इसमें एसएमईज का भी काफी डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। आप देखें इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने लार्ज स्केल, स्मॉल एंड मीडियम और उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी मसला हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हम सेकंड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ। पाकिस्तान में क्या है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की क्या सिचुएशन है, ये अब हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसी थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स टिपिकली adhered to by developing countries or emerging market nations that seek to decrease their dependence on developed countries। क्या इसका पर्पस क्या है कि अपनी डिपेंडेंस को डेवलप कंट्रीज जो अमेरिका है, जापान है, चाइना है, डेवलप कंट्रीज पर अपनी रिलायंस को, अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म किया जाए। यानी कि हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट होना, हर ज़रूरत में, हर नीड में सेल्फ सफिशिएंट होना, और बाहर से चीज़ें मंगवाना और बाहर से जो है ना वो इम्पोर्ट करना, इसको ख़त्म कर देना। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ओबियसली ये एक साल का प्रोसेस नहीं होता है कि डायरेक्ट से आप इंपोर्ट को ख़त्म कर लें, बल्कि इंपोर्ट को ख़त्म करना, सब्स्टिट्यूट करना किस तरीके से होता है कि मुल्क में ही ऐसी फर्म्स जो है ना वो बनाई जाएं, ऐसी कंपनीज बनाई जाएं जो आपकी तमाम ज़रूरियात को क्या करें, फुलफिल करें, ताकि आपको बाहर से ना मंगवानी पड़े चीज़ें, आपको बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कि आप बाहर से चीज़ें नहीं मंगवाते हैं, बाहर मुल्कों से आप नहीं मंगवाते हैं, बल्कि आप कंट्री में अपनी तमाम चीज़ें बनाते हैं और कंट्री की ही फर्म्स आपकी ज़रूरियात को पूरी करती हैं। The approach targets the protection and lubrication of newly formed domestic industries। मकसद ये होता है कि डोमेस्टिकली जो इंडस्ट्रीज और कंपनीज काम कर रही हैं उनकी सेफ्टी हो जाए। क्योंकि अगर बाहर से चीज़ें आएंगी, बाहर से अगर जो है ना वो प्रोडक्ट्स मुल्क में आएंगी, तो फिर उनका जो है ना वो कंपटीशन में एंटर होना मुश्किल हो जाएगा। डोमेस्टिकली वो स्टैंडर्ड अलग होता है, बाहर का स्टैंडर्ड अलग होता है। जब दोनों स्टैंडर्ड आपस में, उन दोनों का जो है ना वो कोलिजन होगा, तो मे बी के डेवलपिंग नेशन में बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो वो ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, फिर उनकी डिमांड होती है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स को जो पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो इग्नोर कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि बाहर से आई हुई चीज़ें, उसको ज़्यादा जो है ना वो अप्रिसिएशन मिलती है एज कम्पेयर टू मेड इन पाकिस्तान। तो इससे फिर क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो हर्ट हो जाती हैं, उनकी प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाती हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए ये स्टेप किया जाता है कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है, इंपोर्ट पे बैंड्स लगा दिए जाते हैं, इंपोर्ट पे हाई ड्यूटी लगाई दी जाती है, हैवी ड्यूटीज हो जाती हैं। और मकसद ये होता है कि इंपोर्ट की जो है ना वो किसी न किसी तरीके से रोकथाम की जाए, उनको रोका जाए। ठीक है, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोका जाए। अच्छा, अब ये देखें, एक ओवरव्यू है एक्सपोर्ट सेक्टर का। एक्सपोर्ट सेक्टर का एक ओवरव्यू है। पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इम्प्रूव नोटेबली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। 2020 में जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, फर्स्ट हाफ था, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है वो बेहतर हुई है, विद द करंट अकाउंट डेफिसिट नेरोइंग टू अ 6 year लो। करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कम हुआ है। दिस वाज लार्जली ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन इन इंपोर्ट पेमेंट्स।
इंपोर्ट पेमेंट में कमी आई है, इंपोर्ट में कमी आई है, अलोंग विद इनकरेजिंग nascent rebounds and receipts from exports and remittances। और उसके साथ जो एक्सपोर्ट की रिसिप्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। तो एक्सपोर्ट में इजाफा होना, इंपोर्ट में कमी आना, ये एक अच्छी साइन है। The lower deficit was comfortably financed via the available financial flows। कम जो डेफिसिट हो रहा है, जो खसारा आपका कम हुआ है, was comfortably financed via the available financial flows। उसको हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल जो फ्लोज हैं, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, उससे आप उसको कवर कर रहे हैं। ये एक समरी है, देखें। अब इस समरी में आपको बताया हुआ है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट हैं, इनकी क्या सूरत हाल है। करंट अकाउंट का बैलेंस है, देखें, ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एनर्जी, नॉन एनर्जी, सर्विसेज बैलेंस, वर्कर्स रेमिटेंसेस, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस, एफटीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है, ठीक है। माइनस में जो है इसका मतलब है कि कमी आई है, नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हुआ है, और पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। Besides plugging the current account gap, these inflows also allowed the country to make bulky retirements without putting pressure on the foreign exchange reserves। अब ये जो चेंज आया है, यानी कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, इंपोर्ट में कमी आई है, उसकी वजह से कंट्री में जो क्या बेहतरी आई है भाई, कि फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उस पर प्रेशर नहीं आया, और जो आपके ऊपर डेट के बर्डन हैं उसको पे करने में आसानी हुई है, ठीक है। इनफैक्ट SBP's liquid reserves reached a 20-month high by end December 2019। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो लिक्विड रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा हाई हो गए, 20 महीनों में सबसे ज्यादा हाई उनको रिकॉर्ड किया गया है। Where is the Pak rupee appreciated by 3.4%। जो पाकिस्तान का रुपया है उसमें भी अप्रिसिएशन आई है, पाकिस्तानी जो रुपी है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है, अप्रिशिएट हुई है by 3.4% against the US dollar in the period। किसके मुकाबले में, US डॉलर के मुकाबले में। The significant reduction in the current account deficit mainly reflected the impact of macroeconomic stabilization measures undertaken over the past year, which have significantly curtailed the import demand of a wide range of non-energy and energy products। पिछले सालों में कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो बहुत कम हुआ है। कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिसकी वजह से इंपोर्ट की जो डिमांड है, कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे यानी कंट्री के लेवल पे, मुल्की मयार पर, मुल्की लेवल पे जो है ना, वो कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट्स हैं, बाहर से जो मंगवाई जाने वाली चीजें हैं, उनकी डिमांड में कमी आई है, ठीक है। और उसकी डिमांड में कमी आना ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। द ऑन गोइंग slump in domestic auto sales figured prominently as it not only hit automakers demand for imported parts, but also contributed to a reduction in the steel industry's demand for imported raw material and finished products। अब ये बता रहे हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक ऑटो की इंडस्ट्री है, यानी कि गाड़ी वगैरह की इंडस्ट्री है, उसकी सेल में इजाफा हुआ है। द ऑनगोइंग स्लम्प इन डोमेस्टिक ऑटो सेल्स फिगर्ड प्रोमिनेंटली
not only hit automakers demand for imported parts, उसकी डिमांड में सभी कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी आई है। डिमांड में जो कमी आई है, सेल्स में कमी आई है गाड़ियों की, तो उसकी वजह से जो गाड़ियों के पार्ट्स बाहर से आते थे जिनकी डिमांड होती थी, तो उसमें भी कमी आ गई है। ठीक है, जो बाहर से पार्ट्स मंगवाए जाते थे गाड़ियां बनाने के लिए खास तौर पे, वो जब नहीं आए तो इंपोर्ट का जो बिल है वो कम हो गया। ठीक है, स्टील की इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स की, रॉ मटेरियल की, ये सब कुछ इसमें कमी आई है स्टील इंडस्ट्री की डिमांड में। और डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड में कमी आई है। रेगुलेटरी मेजर्स सच एज द imposition of anti-dumping duties on imports of finished steel products from Russia and Canada, and ongoing restrictions on used car imports further curtailed transport and steel imports. अब ये बता रहे हैं कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती हैं जो इंपोर्ट वगैरह पे लगी हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो इंपोर्ट पे काफी असर हुआ है। अब मैं इसमें आपको बता रही हूँ, देखें कि एंटी डंपिंग जो ड्यूटीज होती हैं वो क्या होती हैं, किनको कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो हैं वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज करती है फॉरेन प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इसलिए इम्पोज की जाती हैं जब उनको ये लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो मार्केट वैल्यू से नीचे हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई जो कंपटीशन है वो उनके हक में चला जाएगा, इम्पोर्टर्स के हक में चला जाएगा। बाहर से जो चीजें आई हैं वो उनके पास जो है ना वो एक फेवर हो जाएगा कि भाई इनकी प्राइस कम है तो उनको ज्यादा मिल जाएगा फेवर। तो उन पर एक ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि उनकी प्राइस हाई हो जाए। जब प्राइस हाई होती है तो फिर क्या होता है कि जो अगेंस्ट में जो डोमेस्टिक होते हैं उनको एक फेवर हो जाता है। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड कीजिए।
जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटीज के जरिए जो है ना वो उसको क्या किया जाता है, फिर सेव किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। एंटी डंपिंग का मतलब है कि अगर बाहर से आई हुई चीज़ों की प्राइस बहुत ही लो है और आपकी डोमेस्टिक जो है ना वो हाई है प्राइसेस, तो आप उन पर ड्यूटीज लगाकर क्या करते हो, फेयर मार्केट प्राइस के बराबर कर देते हो। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज के जरिए जो है ना वो उसको कंट्रोल किया गया, तो उससे एक अच्छा रिजल्ट आया कि भाई एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई, इंपोर्ट कम हो गई। Meanwhile, low global commodity prices played a major role in curbing import payments. ग्लोबली कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई, तो उसकी वजह से जो इम्पोर्ट की पेमेंट्स हैं उनको पेमेंट करने में हमें आसानी हो गई। ठीक है, अ 15.3% रिडक्शन इन एवरेज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। बहुत ही अच्छा जो है ना वो रिडक्शन आया है ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस में। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई ऑयल की प्राइसेस में रिडक्शन आने की वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो बिल होता है जिसमें ऑयल की बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं, ऑयल की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें भी हमें पेमेंट में आसानी हुई है। देखें, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऑन वाई वाई बेसिस was instrumental in lowering energy import payments to 3 year low। ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखा जाए तो इंपोर्ट की जो पेमेंट है वो ऑयल में बहुत ज़्यादा कम हुई है एनर्जी के सेक्टर में, डिस्पाइट एन इंक्रीज इन क्वांटम इंपोर्ट्स ऑफ फ्यूल्स लाइक एलएनजी, कोल, पेट्रोल इंक्रीज हुई है। ये प्रोडक्ट्स जो है ना इनकी इंपोर्ट तो इंक्रीज हुई है क्वांटिटी वाइज, लेकिन प्राइस में कमी आने की वजह से इंपोर्ट के बिल में आसानी हुई है। ठीक है। अब इसी तरह से बताया हुआ ये पूरा एनालिसिस है आपका। अब इसमें आगे जाते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और भी बताया हुआ है। देखें, on the flip side, the lower international prices also suppressed export earning of many emerging markets, including Pakistan। इंटरनेशनली जो प्राइसेस में कमी आई है उससे एक्सपोर्ट की जो अर्निंग्स हैं वो मुतासिर हुई हैं। यूनिट प्राइसेस ऑफ पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स दैट इज टेक्सटाइल एंड राइस कंटिन्यू टू ड्रॉप। चूंकि इंटरनेशनली प्राइसेस में कमी आई है तो टेक्सटाइल और राइस की जो अर्निंग्स हैं उसमें भी कमी आ गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स हैं। सरफेसिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स फर्दरमोर, द स्लो डाउन इन द ग्लोबल economy also affected export performances of emerging markets। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी मुतासिर हुई है। हाउएवर, पाकिस्तान was able to overcome these challenges, and in case of textile and rice, the country's export volumes rose। टेक्सटाइल और राइस की मद में क्या हुआ है कि कंट्री के का जो वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का, वो वॉल्यूम में तो इजाफा हुआ है लेकिन पर यूनिट प्राइस में कमी हुई है। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो मुतासिर हुई है। ठीक है, अब ये पूरा सेक्शन है ये एक्सपोर्ट का ही है, आगे भी इसमें एक्सपोर्ट का बताया हुआ है। अब हम ये करेंगे कि 20 मिनट्स का एक हाफ सेशन इसके बाद में ले रही हूँ। ठीक है, आप उसको जरूर